नमस्कार दोस्तों, बलदाव जी एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछली जो वीडियो में पपीता कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो पपीते का जो कल्टीवेशन यानी पपीते की जो वैज्ञानिक तरीके से खेती है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं। और अब बात करेंगे हम नींबू वर्गीय फलों की। तो नींबू वर्गीय फलों में जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, ये चीज़ें, माल्टा, किन्नू, तो ये जो सभी चीज़ें नींबू वर्गीय फलों में आती हैं। तो ये जो इनमें से सबसे पहले जो हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है नींबू। तो सबसे पहले नींबू की बात करेंगे हम। और नींबू ही मुख्य रूप से एक नींबू वर्गीय फलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि ये जो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है। मौसमी और संतरा के बाद तीसरे नंबर पर जो उत्पादन किया जाता है वो नींबू का किया जाता है। पर नींबू एक ऐसी चीज़ है, सदाबहार चीज़ है जो हमेशा काम आती है। जैसे सब्जियों में टमाटर है वो हमेशा काम आता है, ऐसे नींबू भी हमेशा उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नींबू, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में लाइम। तो जो नींबू होता है, तो नींबू के सबसे पहले हम इसके देखो अलग अलग पार्टों में डिवाइडेशन है इसका, कि भाई अलग अलग पार्ट में जो है हम इसको पढ़ेंगे। कि पहले इसका जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो लगाने का प्रबंधन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो कीट व्याधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की। तो बॉटनिकल क्लासिक में सबसे पहले आता है इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल जो नेम होता है। तो बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कुल रूपेसी जितने भी नींबू वर्गीय जो फल हैं उन नींबू वर्गीय फलों का सबका कुल क्या है? रूटेसी कुल होता है। उसके बाद बात करें हम इसके उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन सेंटर। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान आता है इसका भारत। क्या है इसका? भारत। उसके बाद गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र संख्या इसमें n बराबर 9 यानी कि 2n बराबर कितना हो गया? जस्ट 18। n बराबर कितना? 9 और 2n बराबर कितना? 18। हमने जो पपीता में जो गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम जो नंबर पढ़े थे वो कितने पढ़े थे? 2n बराबर 18 और n बराबर कितने? 9। और नींबू में भी कितने हैं? 9 है। उसके बाद बात करें हम फल का प्रकार। जो फल का प्रकार क्या होता है? इसका जो फल का प्रकार होता है वो होता है एस्पेरिडिसियम। क्या होता है? एस्पेरिडिसियम या सरस बोला जाता है, यानी कि रसीला। कैसा होता है? रसीला या सरस। उसके बाद खाने वाले भाग। खाने वाले भाग की बात करें तो अब देखो, खाने वाला भाग क्या होता है? खाने वाले भाग की जो बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक चीज में कर रहे हैं कि कौन सी चीज में कौन से फल में क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें पेरिकार्प कहते हैं? नहीं। मीजोकार्प? नहीं। एंडोकार्प? नहीं। तो खाते क्या है इस चीज में? तो इस चीज में कहते हैं जो इसमें जो जूस या रस जो भरा हुआ था वो एक प्लेसेंटर ऐसे टाइप के जो उसमें संरचना होती है नींबू में, उनमें भरा हुआ था। तो उसमें जो खाने जाने वाला भाग है तो क्या बोलते हैं? रसीले प्लेसेंटा। किसको कहते हैं? इसमें रसीले जो प्लेसेंटा होते हैं उनको कहते हैं। ये तो हो गया इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल नेम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कुल रूटेसी, उत्पत्ति स्थान भारत, गुणसूत्र संख्या यानी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है इसमें n बराबर 9 और 2n बराबर कितना? द्विगुणित पूछा जाए तो जस्ट दोगुना 18। पपीता में भी क्या था? जो पपीता उसमें भी अपन ने यही पढ़ा था। ठीक है दोस्तों,
फल का प्रकार की बात करें तो सरस या बेरी आम में और पपीता में भी यही था। उसके बाद खाने वाले भाग की बात करें तो रसीले प्लेसेंटा, पपीता में क्या था मीजोकार्प, आम में क्या था मीजोकार्प। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम इसके जनरल कल्टीवेशन की। किसकी? जनरल कल्टीवेशन की बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए आम एक सदाबहार वृक्ष है जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो इसके जनरल कल्टीवेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम जलवायु और भूमि की। किसकी? जलवायु और भूमि, दोनों चीजों की बात करते हैं। तो जलवायु देखो, हम प्रत्येक चीज में जो जलवायु की बात करें तो जलवायु प्रत्येक जो फल वृक्ष की जलवायु समझने के लिए हमारी जो पिछली वीडियो है जो क्लाइमेट वाली, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उससे आपको नींबू है या और कोई सा भी जो फल है उसकी जलवायु के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी जलवायु की बात करें तो इसके लिए जलवायु चाहिए वो, वैसे मुख्य रूप से इसको उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष माना जाता है। कैसी जलवायु का फल वृक्ष माना जाता है इसको? नींबू को उपोष्ण जलवायु। परंतु इसकी उष्ण से लेकर शीतोष्ण जलवायु तक इसकी जो खेती है वो आसानी से सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि मुख्य रूप से इसको मान के सर है उपोष्ण। तो ये उपोष्ण से चल के उष्ण में भी इसकी खेती कर सकते हैं हम, और उपोष्ण के शीतोष्ण में भी इसकी सफलतापूर्वक हम खेती कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे नई किस्में जो है आती जा रही हैं, उनसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता और इनकी जो जलवायु को सहनशील करने की क्षमता वो विकसित होती जा रही है। उसके बाद बात करें हम भूमि, तो भूमि देखो, भूमि प्रत्येक जो फल वृक्ष होगा उसमें एक ही जो है भूमि आएगी मुख्य रूप से। एक लाइन याद रख लो कि 2 मीटर गहरी, यानी फल वृक्षों के लिए कॉमन बात है 2 मीटर गहरी भूमि, जिसमें कोई 2 मीटर की गहराई तक कठोर परत नहीं होनी चाहिए, ऐसी भूमि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद उपजाऊ, कैसी? उपजाऊ, उचित जल निकास। और पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5, ये लगभग ये जो चीजें हैं वो कॉमन बात है। कोई सा भी जो फल वृक्ष हो उसमें जलवायु, भूमि 2 मीटर गहरी, उपजाऊ, उचित जल निकास वाली तो होनी चाहिए। अगर उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें कहाँ से हम फलों का उत्पादन कर सकेंगे? तो कॉमन सी बात है। या फिर उसमें पत्थर होंगे तो पत्थरों में पौधे लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो ये कॉमन बात है 2 मीटर गहरी, उपजाऊ और उचित जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के। हालांकि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनको हम लवण सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है, या कम पीएच मान या अधिक पीएच मान पर भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, पीएच मान की भी बात हो गई, जलवायु भूमि की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी प्रवर्धन की। किसकी? प्रवर्धन। तो जो प्रवर्धन देखो, आम में पढ़ा था हमने, वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, उसके बाद इपिकुटाइल विधि या गुटीदाब विधि द्वारा भी इसमें प्रवर्धन किया जाता है। तो आम में जो मुख्य रूप से प्रवर्धन किया जा रहा था, उसी प्रकार नींबू में भी जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है गुटीदाब या बीज द्वारा। दोनों ही चीजों द्वारा इसका जो नींबू है उसका जो लाइम का प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीज द्वारा या गुटीदाब जो दाब होता है उसके द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है। बात करते हैं इसके आगे, बात करते हैं हम रोपण की। किसकी बात करते हैं? रोपण की। तो देखो, जलवायु हो गया, प्रवर्धन हो गया, पीएच मान हो गया, भूमि हो गई। तो उसके बाद बात करते हैं हम इसके जो है रोपण की, रोपण प्रणाली के बारे में। तो रोपण प्रणाली के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसके गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार खोदते हैं इसके लिए 75 इंटू 75 सेंटीमीटर का जो है गड्ढे का आकार होता है। उसके बाद इसकी जो R/P होती है 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर, या बोला जा 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर भी इसको हम चाहे तो रख सकते हैं। इसकी सघन बागवानी के लिए जो मुख्य रूप से आपको पढ़नी है R/P का होती है 6 इंटू 6। ये R/P वगैरह क्या होती है, आपको उद्यान का जो हमने ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, जो उद्यान फलोद्यान का मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें आपके लिए विस्तृत रूप से मिल सकता है। तो आप हमारी
दूसरी जो पीछे की पिछली वीडियो उसको देख सकते हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी उसमें आपको, ये गड्ढे का आकार, R/2 इनके बारे में, सभी के बारे में आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। R/2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, गड्ढे का आकार भी हो गया। उसके बाद प्लांटिंग का समय, पौधरोपण। पौधरोपण जून जुलाई, ये कॉमन बात है जो हम पढ़ रहे हैं। पौधरोपण है, ये सभी चीजें जो है कॉमन बातें, इनको हम एक बार एक ही टॉपिक में पढ़ लिया है पिछले जो वीडियो में सभी चीजों को, तो उनको आप पिछली वीडियो पर देख सकते हैं। ये जो सभी फल वृक्ष हैं उसमें कॉमन रूप से आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखो गड्ढे का आकार, तो गड्ढे कब खोदेंगे अपन? पौधरोपण यानी जून जुलाई से 1 महीने पहले, यानी आपको मई में गड्ढे खोद लेने चाहिए। और कितने दूरी पर? 6 × 6 मीटर स्क्वायर की दूरी पर आपको गड्ढे खोद लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे जनरल कल्टीवेशन। जनरल कल्टीवेशन में हमें पौधरोपण वगैरह भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें उपज। उपज की बात करें तो उपज ये 3 से 4 जो वर्ष में फल देने लग जाता है। तो नींबू का फल वृक्ष होता है वो 3 से 4 वर्ष में फल देने लग जाता है। क्या? 3 से 4 वर्ष में फल देने लग जाता है। और जो फलन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? 1000 फल प्रति वृक्ष हमको प्राप्त हो जाते हैं। यानी जो वयस्क अवस्था का जो 3, 4, 5 से 7 वर्ष का जो इसका नींबू का जो फल वृक्ष होता है वो हमको 1000 फल प्रति वृक्ष, यानी एक पौधे से हमको 1000 यानी किलोग्राम में बोले तो लगभग 75 किलोग्राम औसतन वजन का जो फल होते हैं वो हमको एक फल वृक्ष से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम भंडारण। तो भंडारण की बात करें तो भंडारण 3 से 5 सप्ताह तक इसके फलों को हम आसानी से भंडारित कर सकते हैं, जिसके लिए हमको क्या है, लगभग 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर ही इसको हम 3 से 5 सप्ताह तक भंडारित जो है कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नींबू है उसकी जो उपज है 3 से 4 वर्ष में जो फल देने लग जाता है नींबू, उसके बाद इसमें लगभग हमको जो उपज प्राप्त होती है वो होती है 1000 प्रति फल वृक्ष पौधा या फिर 75 किलोग्राम प्रति फल वृक्ष। उसके बाद भंडारण की बात करें तो 3 से 5 सप्ताह तक हम इसको आसानी से जो है भंडारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम सिंचाई। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो है ये इसको 10 से 12 दिन और 15 से 20 दिन, यानी कि गर्मियों में और सर्दियों में। तो सिंचाई का समय 10 से 12 दिन गर्मियों के समय में, यानी 10 से 12 दिन के अंतराल पर गर्मियों में सिंचाई करनी चाहिए और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो ये हो गई सिंचाई वाली बात। उसके बाद होती है सदाई एवं कांट-छांट, यानी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। देखो ट्रेनिंग कब की जाती है, यानी कि सदाई कब की, सदाई इसको बोलते हैं इंग्लिश को TRANING ट्रेनिंग, और उसके बाद कांट-छांट को बोलते हैं प्रूनिंग। तो जो ट्रेनिंग यानी जो सदाई, तो एक बात याद रखना, जो ट्रेनिंग है वो कब की जाती है, ट्रेनिंग जो है कब दी जाती है किसी भी चीज में। मान लो कि हमारा सिलेक्शन हो गया तो ट्रेनिंग के लिए गए, तो ट्रेनिंग यानी जो शुरुआती जो पल होते हैं उसमें ट्रेनिंग आनी। जैसे ही हमने पौधा लगाया है, पौधरोपण किया है, तो उस टाइम हम उसको जो है उसकी टहनियों को काटना, हटाना, ये जो सभी चीजें वो आती हैं सदाई यानी ट्रेनिंग के अंतर्गत। तो उसमें जो सदाई की जाती है वो एक तनीय सदाई की जाती है। कैसी? एक तनीय सदाई जो है नींबू में की जाती है। और अनार में कैसी की जाती है? बहुतनीय सदाई। और नींबू में कैसी की जाती है? एक तनीय। एक तनीय सदाई का मतलब है जमीन से पहले हमको एक ही तने को बढ़ने दिया जाता है, अन्य तने को काट दिया जाता है। अगर कोई भी जमीन से और भी तना निकलता है तो उसको
हटा दिया जाता है, यानी कि नींबू वर्गीय जो फलों में एक तनीय जो है सदाई की जाती है। उसके बाद बात करते हैं काट छांट, यानी कि जो प्रूनिंग है। तो प्रूनिंग की जाती है, फल वृक्ष जब बड़ा हो जाता है उसमें या तो कोई टहनी रोगग्रस्त हो गई है या सूख गई है, तो उसको हटाने की क्रिया काट छांट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हो गई सदाई वाली बात। उसके बाद बात करते हैं हम किस्मों की, उन्नत किस्म। तो देखो नींबू है, उसकी उन्नत किस्मों की बात करें हम तो नींबू की जो उन्नत किस्म है उसमें आता है मान ली कागजी नींबू। सबसे पहले क्या आता है, कागजी नींबू। कागजी नींबू है। उसके बाद और अन्य किस्मों की बात करें, कागजी कला, बारहमासी नींबू, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन फर्स्ट। इसके अलावा और जैसे विक्रम है, प्रभामिलिनी है, परमनी है, सरबती है, राउरी है, जय देवी है, तेनाली है, ये सभी उचित गुणवत्ता वाली जो है उन्नत किस्मों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद ये जो बहुत सारी और भी अन्य किस्में जो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दिए जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी किस्मों वाली बात। किस्मों के बाद उसके बाद हम जो बात करें कीट एवं व्याधियां, तो कीट एवं व्याधियों की बात करें तो सबसे पहले आता है नींबू का कैंकर। तो नींबू का कैंकर जो रोग होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फल वृक्ष होता है या फल होता है उसके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे से भूरे रंग के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो उन स्पॉट जो दिखाई देने लगते हैं वो धीरे धीरे बड़े होकर के कठोर सख्त हो जाते हैं एकदम, जिससे फलों की गुणवत्ता है, जो दिखावट है वो कम हो जाती है। उसके अलावा इस रोग का जो प्रभाव है टहनियों पर भी होता है। टहनियों पर भी कठोर जो है संरचना भूरे रंग की दिखाई देती है। और इसका जो बाधक का काम करता है वो होता है पर्ण सुरंगी। जो पर्ण सुरंगी जो कीट है, पर्ण सुरंगी कीट, जो पर्ण सुरंगी कीट होता है वो इसका बाघ का काम करता है, यानी कि नींबू में जो सिट्रस कैंकर रोग लगता है उसका जो बाघ का काम कर रहा है पर्ण सुरंगी, यानी कि जो पर्ण सुरंगी कीट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो नींबू है उसको क्षति पहुंचाता है। तो इसके रोकथाम के लिए मेलाथियान या डाइमेथोइड का 30 cc डाइमेथोइड 30 cc का घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नींबू की तितली है। नींबू में एक और जो है कीट लगता है, नींबू की तितली। तो ये जो है इन चीजों से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से जो इसका जो प्रभाव पड़ता है नींबू का जो कैंकर होता है उसमें, और जिससे भी फलन में कोई प्रभाव नहीं होता है। मात्र फल की थोड़ी सी जो गुणवत्ता दिखावट है वही कम होती है, बाकी फलों में जो रस निकलना उन सभी चीजों पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा आज नींबू, लाइम। तो जो नींबू पढ़ा है उसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसका हल आपको निकाल कर दे सकें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपन संतरा पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जो हमारे नींबू वर्गीय फल चल रहे हैं उनमें हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं संतरा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।